हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। आज की इस क्लास में हम बायोलॉजी का एक मॉडल पेपर डिस्कस कर रहे हैं। और यह मॉडल पेपर डिस्कस करना आज इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अब हमें बीएससी नर्सिंग वाले बच्चों को और 1 महीने का समय मिल चुका है और हमारे बायो के सिलेबस में बहुत कम टॉपिक है जिन्हें हमें पढ़ना है। तो इसलिए आज मैं ये चाहता हूँ कि ये मॉडल पेपर का पार्ट फर्स्ट आज मैं आपको करवाऊँ, ठीक है। और अब आगामी दिनों में आपको बहुत सारे मॉडल पेपर मॉर्निंग की क्लास में करवाए जाएंगे। तो आज की इस क्लास में मॉडल पेपर सॉल्यूशन ही होगा। और इस तरह के आपको अगर 15 मॉडल पेपर की ज़रूरत है तो आप मेरे नंबर 9828721229 इसके ऊपर आप 99 रुपये फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम करवा करके उसका स्क्रीनशॉट पुनः इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप मॉडल पेपर मंगवा सकते हैं। अगर आप मॉडल पेपर मंगवाते हैं तो आपको 2 क्वेश्चन बैंक साथ में फ्री मिलती है। कुल मिलाकर के आपको 1000 से भी ज़्यादा प्रश्न मात्र 99 रुपये में दिए जा रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, आप आंसर देने के लिए तैयार हो जाएं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है प्रकाश संश्लेषण में विमुक्त ऑक्सीजन का स्रोत है। यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो ऑक्सीजन निकलती है वो किस घटक के अपघटन से निकलती है। तो मेरे दोस्तों, पहले आपको पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस की 2 रिएक्शन है, एक लाइट रिएक्शन और दूसरी डार्क रिएक्शन। एक होती है प्रकाशिक अभिक्रिया और दूसरी होती है मेरे दोस्तों अप्रकाशिक अभिक्रिया, ठीक है। लाइट रिएक्शन जो है वो ग्रेना में चलती है, डार्क रिएक्शन हरित लवक के स्ट्रोमा में चलती है। अब मेरे दोस्तों, लाइट रिएक्शन के दौरान जो जल का अणु होता है यानी जो वाटर मॉलिक्यूल्स होता है उसका प्रकाशिक अपघटन होता है। किस में अपघटन होता है? तो 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और प्लस हाफ O2। तो कुल मिलाकर के प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन निकलती है वो जल के अणु के टूटने से ही निकलती है। इसके बाद में अपन अगले प्रश्न पे चलते हैं मेरे दोस्तों। अगला जो आपका प्रश्न है वो है प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ संपन्न होती है। ये बात मैंने अभी आपको बता दी है। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ संपन्न होगी? ग्रेना में, स्ट्रोमा में, माइटोकॉन्ड्रिया में। जल्दी बताओ देखें। ग्रेना में तो प्रकाशिक अभिक्रिया चलेगी, है ना। तो अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ चलेगी? स्ट्रोमा में। तो सही आंसर होगा स्ट्रोमा। अगला जो क्वेश्चन है मेरे दोस्तों देखिएगा। मादा में आर्तव चक्र के 14वें दिन, मादाओं में आर्तव चक्र के 14वें दिन कौन सा हार्मोन सबसे अधिक होता है? तो बताओ देखें, आर्तव चक्र के 14वें दिन कौन से हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है? मेरे दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि आर्तव चक्र के 14वें दिन LH हार्मोन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है और जिसके कारण अंडो उत्सर्ग होता है, जिसके कारण ओव्यूलेशन होता है। मेरे दोस्तों याद रख लेना, जिसके कारण क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है, ठीक है। तो LH इसका आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों सॉरी निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी लिंग गुणसूत्र के संख्या में परिवर्तन आने से नहीं होती? तो देखो मेरे दोस्तों, पहले तो लिंग गुणसूत्रीय विकार है कौन से? सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कौन से हैं? तो मेरे दोस्तों एक्स लिंग सहलग्न विकार आपके सिलेबस में 2 दिए हुए हैं। एक तो है मेरे दोस्तों जो है कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णांधता, और एक है आपका हीमोफीलिया। तो ये तो दोनों लिंग सहलग्न है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, मैं बात करूं मेरे दोस्तों सिकल सेल एनीमिया की या फिनाइल कीटोन यूरिया की, तो ये अलिंग संलग्न है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा है देखो, टर्नर सिंड्रोम, यह तो लिंग गुणसूत्र से संबंधित बीमारी है। क्लाइनफेल्टर, यह भी लिंग गुणसूत्र से संबंधित बीमारी है, ठीक है। ट्रिपल फीमेल, यह भी मेरे दोस्तों सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड बीमारी है। लेकिन डाउन सिंड्रोम जो है वो अलिंग गुणसूत्रीय विकार है, याद रख लेना। यहाँ 2 बात आपको और भी बता देता हूँ जिससे आपकी और चीज़ें क्लियर हो जाए। देखो मेरे दोस्तों, जब अपन गुणसूत्रीय विकार पढ़ते हैं ना, क्रोमोसोमल डिजीज़, तो वहाँ पे 2 तरह की डिजीज़ पढ़ते हैं, एक अलिंग गुणसूत्रीय, एक लिंग गुणसूत्रीय, जिसमें आप एक पढ़ते हो डाउन सिंड्रोम और एक पढ़ते हो क्राई डू चैट सिंड्रोम। तो ये तो दोनों अलिंग संलग्न है, जो सॉरी अलिंग गुणसूत्रीय है, ठीक है। और लिंग गुणसूत्रीय सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कौन से हैं? एक तो टर्नर सिंड्रोम और एक क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में तो मेरे दोस्तों एक्स गुणसूत्र की कमी आ जाती है। अब आप मुझे बताओ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, बताइए देखें। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर कौन सा गुणसूत्र घटेगा या बढ़ेगा?
याद रखना, टर्नर में एक्स गुणसूत्र कम होगा, ठीक है ना। इस वजह से टर्नर सिंड्रोम से जो ग्रसित महिलाएं होती है उसमें 44 प्लस एक्स 0 गुणसूत्र होते हैं, यानी केवल 45 गुणसूत्र ही होते हैं। इसलिए ऐसी महिलाएं नॉर्मली बांझ होती है, संतान उत्पन्न नहीं कर सकती, ठीक है। और एक एक्स गुणसूत्र जब एक्स्ट्रा आ जाता है मेरे दोस्तों, तो कंडीशन क्या बन जाती है, तो कंडीशन बन जाती है 44 प्लस, जैसे कि एक पुरुष है 44 प्लस एक्स वाई, इसमें एक एक्स एक्स्ट्रा आ जाने से उसमें एक्स टोटल पुरुष में कितने हो गए, 2। इसलिए इस तरह के पुरुष के भी मेरे दोस्तों जो लैंगिक अंग है वो अल्प विकसित हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका डाउन सिंड्रोम। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है कि एक सामान्य स्त्री है और वर्णांध पिता है। पिता क्या है, वर्णांध, महिला क्या है, सामान्य। तो आपको पता होना चाहिए जब कोई महिला सामान्य होगी तो एक्स एक्स, और पिता वर्णांध है, वर्णांधता का जीन एक्स गुणसूत्र पर होता है तो एक्स वाई। तो ये कह रहा है कि उनकी संतान में ये लक्षण कैसे जाएगा। तो देखो मेरे दोस्तों, याद रख लेना, पिता अपने संतान को हमेशा, लड़कों को पिता जो है अपने लड़के को एक्स गुण वाई गुणसूत्र देगा, ठीक है। तो मेरे दोस्तों यहाँ आप मुझे एक बात बताओ, कहीं पर भी वर्णांधता वाला जीन वाई गुणसूत्र पर दिख रहा है आपको, नहीं। और माता जी के तो दोनों ही गुणसूत्र क्या है, नॉर्मल है। तो मदर से जब लड़के में एक्स गुणसूत्र जाएगा तो वो नॉर्मल होगा, और पिता अपने लड़के को जो वाई गुणसूत्र देगा वो भी कैसा होगा, नॉर्मल। तो यहाँ लड़के सारे नॉर्मल होंगे, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्तों यहाँ एक लड़की कैसी होगी, वाहक होगी, लेकिन यहाँ रोगी कोई नहीं होगा। तो देखो यहाँ आंसर क्या होगा, आंसर ये होगा कि मेरे दोस्तों यहाँ पर जो लड़के हैं वो सामान्य होंगे। तो देखो इसमें पहले में क्या लिखा है, सभी बच्चे सामान्य, ये तो गलत हो गया ना, ठीक है। फिर दूसरा लड़के वर्णांध, बिल्कुल गलत है, ये बात तो हो नहीं सकती। अब है लड़कियां वाहक किंतु लड़के सामान्य, ये ऑप्शन सी करेक्ट है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं। इसके बाद में बात करते हैं, योनि में प्रविष्ट शुक्राणु कितने समय तक जीवित रहता है। अब आप मुझे बताइए, वेजाइना में जो स्पर्म पहुंचे हैं उनकी स्पर्म की जो है लाइफ स्पर्म कितना होता है, वो कितने दिनों तक वेट कर सकते हैं ओवम का, बताइएगा। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं मेरे दोस्तों, 1 से 2 दिन, ठीक है ना। याद रख लेना अधिकतम 48 घंटे। इसके बाद में मैथुन की क्रिया के समय योनि को चिकना बनाए रखने हेतु एक क्षारीय तरल का स्रावण होता है, तो वो ग्रंथि कौन सी है जो योनि को चिकना बनाए रखती है, बताइए। देखें सबसे पहले तो देखो, प्रोस्टेट ग्लैंड तो नर से रिलेटेड है, रेक्टल तो कोई ग्लैंड है नहीं, काउपर ग्लैंड, ठीक है ना, काउपर ग्लैंड आपने पढ़ा होगा, काउपर या बल्बो यूरिथ्रल, और पेरिनियल ग्लैंड यह मेरे दोस्तों पाई जाती है एनस के चारों ओर। तो बताइएगा इसने क्या है, मैथुन की क्रिया के समय योनि को चिकना बनाए रखने वाला क्षारीय तरल। बिल्कुल सभी के आंसर बिल्कुल करेक्ट है मेरे दोस्तों, शाबाश, काउपर ग्लैंड इज राइट आंसर, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, ठीक है। लेकिन मैं एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ, मान लो अगर यहाँ पे काउपर ग्लैंड नहीं होता, ठीक है, और यहाँ अगर बर्थोलिन ग्रंथि होता तो भी मेरे दोस्तों आपका आंसर सही होता। बार्थोलिन ग्लैंड मेरे दोस्तों मादाओं में पाई जाती है जो वेजाइना के आसपास होती है, ठीक है। काउपर ग्लैंड जो है मेरे दोस्तों इसे बल्बो यूरिथ्रल भी कहते हैं, ये नर में होती है। अब आप मेरे से पूछोगे सर ये काउपर ग्लैंड होती कहाँ है, तो मेरे दोस्तों ऊपर ही ऊपर तो ग्लैंड होती है, कौन सी, प्रोस्टेट। प्रोस्टेट कहाँ होती है, जहाँ मेरे दोस्तों जो है इजुकुलेटरी डक्ट आकर के खुलती है, उसके नीचे होती है बल्बो यूरिथ्रल, ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों जब नर और मादा यौन संबंध स्थापित करते हैं तो सबसे पहले यहाँ से एक चिकना पदार्थ बाहर की तरफ स्रावित होता है, और वो जो चिकना पदार्थ है वो योनि को एक तरह से चिकना बनाए रखता है, उसको अपन जो है उस ग्रंथि को बोलते हैं काउपर, ठीक है। अब मेरे दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। लंग्स में ट्रेकिया की प्रथम शाखा को क्या कहते हैं, मैंने ये कल की क्लास में पढ़ाया था आपको। लंग्स यानी फेफड़ों के अंदर जो मेरे दोस्तों श्वास नली है, आपको पता है श्वास नली यानी ट्रेकिया जैसे ही थोरेसिक कैविटी में आती है, थोरेसिक कैविटी के मिड रीजन में आकर 2 ब्रांच में डिवाइड होती है, तो इसकी ब्रांच को क्या कहते हैं, ट्रेकिया की ब्रांच को ब्रोंकाई कहते हैं, श्वसनी कहते हैं, और पहली शाखा को प्राथमिक श्वसनी, दूसरी को द्वितीयक और तीसरी को तृतीयक कहते हैं। तो आंसर होगा प्राथमिक श्वसनी, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है,
है फेफड़ों की कुल क्षमता कितनी होती है, फेफड़ों में कुल कितनी हवा भरी जा सकती है। बिल्कुल मेरे दोस्तों आपके आंसर सही है। फेफड़ों के अंदर हम जो है मेरे दोस्तों 5800 मिलीलीटर जो है एयर भर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि मनुष्य का जो हृदय है वो उत्पत्ति में किस प्रकार का होता है। तो दोस्तों मानव का जो हृदय है वो उत्पत्ति में मीजोडर्मल होता है, याद रखना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अगर यहाँ हृदय की जगह मेरे दोस्तों मानव की अस्थियां के बारे में पूछ लेता कि मनुष्य की अस्थियां उत्पत्ति में कैसी है, तो भी मीजोडर्मल है, याद रख लेना। हमारा कंकाल उत्पत्ति में मीजोडर्मल होता है, ठीक है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि मिश्रित ग्रंथि कौन सी है निम्न में से। तो बताइए, देखें मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। ग्रंथियां तीन तरह की होती है मेरे दोस्तों, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन एंड मिक्सोक्राइन, ठीक है। एंडोक्राइन हार्मोन का श्रवण करती है, एक्सोक्राइन मेरे दोस्तों कोई न कोई पाचक रस का श्रवण करती है, ठीक है ना। एंडोक्राइन ब्लड में पदार्थों को डालती है, जबकि एक्सोक्राइन मेरे दोस्तों ब्लड के बाहर जो शरीर के खोखले अंग होते हैं उनमें डालती है। लेकिन मिक्सोक्राइन दोनों ही तरह का काम करती है। तो आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा होगा कि पेनक्रियाज जो है वो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ही तरह का होता है। अब आप मुझे इतना बता दो कि अग्नाशय का कितना प्रतिशत भाग एंडोक्राइन है और कितने प्रतिशत भाग एक्सोक्राइन है, जल्दी बताओ देखें। वेरी गुड, शाबाश, आंसर आना शुरू हो गया। इसका एंडोक्राइन भाग जो है वो तो केवल 1% होता है, जिसे लेंगरहेंस की द्वीपिका कहते हैं। और इसका जो एक्सोक्राइन भाग है वो 99% होता है, जिसे एसिनाई कहते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। लेकिन लीवर के बारे में क्या जानते हो भाई। लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, याद रख लेना। छोटी आंत और बड़ी आंत तो कोई ग्रंथि है ही नहीं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में दुग्ध पाचक विकर, विकर का मतलब होता है एंजाइम, तो दूध को पचाने वाला एंजाइम बच्चों में रेनिन होता है, आपको पता ही है। और ये जठर रस में, गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है। और बच्चों के नॉर्मली जो बच्चे होते हैं वो जब माँ का दूध ग्रहण करते हैं तो उसमें जो है रेनिन एंजाइम कैसीन प्रोटीन को पचाने में काम आता है, ठीक है। लेकिन वयस्क में इसका श्रवण नहीं होता। तो आरएनए खंडों की पहचान में कौन सी ब्लोटिंग काम में आती है। मेरे दोस्तों ब्लोटिंग टेक्निक तीन तरह की है, साउदर्न ब्लोटिंग, नदर्न ब्लोटिंग और वेस्टर्न ब्लोटिंग। साउदर्न ब्लोटिंग के द्वारा अपन डीएनए खंडों की ब्लोटिंग करते हैं, नदर्न ब्लोटिंग में आरएनए खंडों की ब्लोटिंग करते हैं, और वेस्टर्न ब्लोटिंग में प्रोटीन की मेरे दोस्तों जो है ब्लोटिंग करते हैं। तो बिल्कुल आज समझ गए होंगे, सदर्न में आरएनए की, ठीक है, नदर्न में सदर्न में डीएनए की, नदर्न में आरएनए की और वेस्टर्न में प्रोटीन की। अगला प्रश्न है, पादपों में किस वृद्धि नियंत्रक को ऑक्सीन कहते हैं। ऑक्सीन नाम जहां पर भी आए मेरे दोस्तों याद रखना, ऑक्सीन को अपन इंडोल एसिटिक एसिड बोलते हैं, IAA। तो कहीं पर भी IAA आपको देखने को मिले तो वही इसका आंसर होगा, क्योंकि ABA तो एब्सिसिक अम्ल को कहते हैं, ठीक है ना, याद रख लेना मेरे दोस्तों। इसके बाद में एपिकल डोरमेंसी में यह मदद करता है मेरे दोस्तों, याद रखना। तो C2H2 क्या है, यह तो मेरे दोस्तों इथाइलिन है। और GA क्या है, यह गिब्रेलिक एसिड है, ठीक है ना। जिब्रेला फ्यूजिकोराई से इसे पहली बार पृथक किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिकतम संख्या में वृद्धों में युक्त समष्टि का आकार। समष्टि का मतलब एक पूरे समूह से मेरे दोस्तों, ठीक है। तो ये मानव जनसंख्या वाला जो टॉपिक है मैं आगे आपको पढ़ाने वाला हूँ। मोल्थस नाम का वैज्ञानिक था जिसने सबसे पहले जो है पॉपुलेशन के बारे में एक थ्योरी भी दी थी, उसकी भी अपन आगे बात करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा कि भविष्य में कम हो जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में प्रतिरक्षी तंत्र में कौन सी कोशिका CMI के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। CMI का मतलब है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। एक होता है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी और एक होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए तो मेरे दोस्तों आपकी जो है बी लिम्फोसाइट जिम्मेदार होती है, याद रखना। तो यहाँ पर कौन सी लिम्फोसाइट जिम्मेदार होगी, T लिम्फोसाइट हमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देगी। मास्ट सेल तो मेरे दोस्तों एलर्जिक रिएक्शन में मदद करती है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीकाकरण के फलस्वरूप मानव शरीर में क्या बनते हैं। तो टीकाकरण के फलस्वरूप हमारे शरीर में क्या बनेगा मेरे दोस्तों, एंटीबॉडी बनेगा। और यह एंटीबॉडी जब भी हमारे शरीर में सक्रिय अवस्था में कोई रोगाणु आएगा तो उसको यह एंटीबॉडी नष्ट कर देंगे। तो हिस्टामिन कब बढ़ते हैं भाई, जब अपने शरीर में कोई एलर्जी उत्पन्न करने वाला पदार्थ आता है तो हिस्टामिन बढ़ता है। और हिस्टामिन को कौन बनाता है भाई, मस्ट सेल बनाती है सर, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
डीएनए अंगुली छाप की किसी भी तकनीक के लिए निम्नलिखित में से किस एक की आवश्यकता नहीं होती। आपको पता ही है डीएनए अंगुली छाप आपने पढ़ा होगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी कहते हैं। इसका आविष्कार एलेक्स जेफरी ने किया था, जिसमें अपन किसी भी व्यक्ति के डीएनए का फिंगरप्रिंट ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें जिंक अंगुली छाप शामिल नहीं है, बाकी ये सारे प्रोसेस शामिल है। पीसीआर तकनीक भी अपनाते हैं। डीएनए का संकरण करवाते। संकरण का मतलब होता है प्रोब। अपन जो है ना रेडियो एक्टिव डीएनए खंड लेते हैं और फिर उसका जो है संकरण करवाते हैं। और यहाँ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम भी लेते हैं। तो ये तीनों ही तकनीक अपन अपनाते हैं, लेकिन जिंक अंगुली विश्लेषण नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गलत कथन का आपको चुनाव करना है। ठीक है, पहला कथन क्या है देखो, LH अंडाशय में अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है, ये सही है। LH और FSH पुट्टक अवस्था के दौरान धीरे धीरे घटता है। पुट्टक अवस्था का मतलब है फोलिकल जब वृद्धि करते हैं तो उस अवस्था को कहते हैं पुट्टक अवस्था। फिर LH लीडिंग कोशिकाओं से एंड्रोजन के स्रावण को प्रेरित करता है, बिल्कुल सही है। फिर FSH सर्टोली कोशिकाओं को उद्दीप्त करता है, यह भी बात सही है। तो ऑप्शन बी जो है आपका, जो LH और FSH पुट्टक अवस्था के दौरान घटता है, ये बात गलत है। क्योंकि पुट्टी का फोलिकुलर जो फेज होती है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल की, उस दरमियान तो मेरे दोस्तों फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन महिलाओं में बढ़ता है, क्योंकि यह ग्राफियन फोलिकल के निर्माण में मदद करता है, प्राइमरी से सेकेंडरी फोलिकल, सेकेंडरी से टर्सरी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोलैक्टिन हार्मोन निम्न में से कौन सी क्रिया में मदद करता किसके द्वारा स्रावित होता है? मेरे दोस्तों, प्रोलैक्टिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से स्रावित होता है, याद रखना, यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि की पश्यपाली हार्मोनों का श्रावण नहीं करती। पश्यपाली हार्मोनों का श्रावण तो करती है लेकिन संश्लेषण नहीं करती, याद रखना। और पश्यपाली से कितने हार्मोन स्रावित होते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कितने हार्मोन स्रावित होते हैं? बताओ, देखें चैट बॉक्स में, मुझे भी पता चले। ठीक है, जल्दी बताइए, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मेरे दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ऑक्सीटोसिन इज करेक्ट आंसर। और इसके अलावा मेरे दोस्तों जो है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन ADH इज राइट आंसर। ठीक है, अब आप सभी से एक छोटा सा निवेदन और आग्रह करूंगा कि ये जो पूरी डिटेल है, आप इस मॉडल पेपर से रिलेटेड ये जितने भी क्वेश्चन हैं, आप खुद मुझे बताइएगा, क्या इन क्वेश्चन में दम नहीं है क्या? ठीक है, अगर मेरे दोस्तों इस तरह के आप प्रश्न कर लेते हो ना, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ बायोलॉजी में 34 में से 34 आएंगे, एक नंबर भी कटने वाला नहीं है। और आपको पता ही है, कल 30, फिर 31 और फिर 1 जनवरी, इन 3 दिन लगातार अपने चैनल पर मैराथन क्लासेज चलेगी। और मैराथन क्लासेज का मैंने टाइम आपको बता दिया, शाम को 5 बजे से 8 बजे। ठीक है, और सुबह के टाइम मेरे दोस्तों, सुबह के टाइम 8 बजे से लेकर के और 10 बजे। डेली आपको अब आगे जो है 4-4 घंटे की क्लासें आपको मिलेगी लगातार 3 दिन। कौन कौन से दिन? 30 दिसंबर, 31 दिसंबर और 1 जनवरी। फिजिक्स की क्लास भी मिलेगी, बायो की भी मिलेगी, केमिस्ट्री की भी मिलेगी, जिसमें मैं पेपर सॉल्यूशन के बड़े वीडियो दूंगा, जिसमें मैं लगभग 1000 प्रश्न सॉल्यूशन करवा रहा हूं। तो सभी बच्चों से आपको कल जो है सभी बच्चों को सूचित कर देना है कि कल 5 बजे विजय एजुकेशन एंड न्यूज़ पर जुड़ना है। कल पहली मैराथन क्लासेज कल शाम को 5 बजे शुरू होगी। तो मेरे दोस्तों आज के लिए इतना ही, लेकिन एक आग्रह करूँगा, आपको अगर इस प्रकार के मॉडल पेपर की ज़रूरत है तो आप मेरे दोस्तों ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके आपके लिए स्टडी मटेरियल तैयार किया है, बिल्कुल फ्री में कक्षाएं दे रहा हूं। तो मैं ये चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस प्रकार का स्टडी मटेरियल लेकर के अपनी तैयारी करें। तो आपको इस प्रकार के मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक अगर लेनी है तो आपको क्या करना होगा? तो आपको मेरे दोस्तों 9828721229, आपको इस नंबर के ऊपर 9828721229, आपको इस नंबर के ऊपर 100 रुपये गूगल पे, फ़ोनपे या अमेज़न पे या पेटीएम कुछ भी करके फिर उसका स्क्रीनशॉट लेकर के पुनः इसी नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है। पेमेंट आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं, किसी और से भी करवा सकते हैं। और मेरे दोस्तों इस तरह के पेपर अपने पास इंग्लिश मीडियम में भी है और हिंदी मीडियम में भी है, फिजिक्स के भी है, केमिस्ट्री के भी है, बायो के भी है। तीनों ही सब्जेक्ट के पेपर की प्राइस है केवल 99 रुपये। ठीक है मेरे दोस्तों, इसके अलावा मेरे दोस्तों बहुत से बच्चे आज फॉर्म भर रहे हैं, जिनके जो एडमिट कार्ड निकाल रहे हैं उनके जो है पासवर्ड
वगैरह रिकवर नहीं हो रहे हैं, ये दिक्कत आ रही है, तो मेरे दोस्तों मैंने यूनिवर्सिटी को 1-2 बार अवगत करवा दिया है। आप भी ईमेल करें ताकि वो सारी जानकारी अपडेट करें और आपका समय पर एडमिट कार्ड निकले, क्योंकि बहुत से बच्चे पासवर्ड जिनके पास पासवर्ड नहीं है, ठीक है, उन बच्चों के पासवर्ड रिकवर नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना, एरर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये कल सुबह तक एरर ठीक हो जाना चाहिए, ठीक है। तो जिन बच्चों के एडमिट कार्ड निकले हैं वो थोड़ा मुझे बताना, ठीक है ना, और जिनको दिक्कत आ रही है वो भी मुझे ज़रूर बताना। मेरे से जैसी मदद होगी मैं करूँगा। केवल आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करें, अनावश्यक रूप से कोई कॉल नहीं करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने पर ही कॉल करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।